नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ नमस्कार करने वाले विनोद विट्ठल जी हैं। बाइलिंगुअल राइटर हैं, पोएट हैं, थॉट लीडर हैं। इन्होंने जीवन को कई रंगों में अपनाया और बखूबी हर रंग के साथ में उन्होंने ऐसा संबंध स्थापित किया जिसको हम कहते हैं कि सफलता की ऊंचाइयों को ऐसे करके छू लिया। तो बहुत आपको बहुत वर्षों के बाद आपसे मिलने का ये जो अवसर हो रहा है, हमने जी। विषय वो चुना है जो आपके जीवन से भी संबंध रखता है, हम सबके जीवन से भी संबंध रखता है। हम देखते हैं कि जो दृष्टि हमारी एक बालक के रूप में जीवन के प्रति होती है, युवा अवस्था में अलग ऐसे ऐसे और कई घटनाक्रम आते हैं। हम जो परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं उनको कैसे स्वीकार करते हैं, वो हमारा अनुभव भी रचते हैं और हमारी आगे बढ़ने की संभावना के साथ भी उनका संबंध है। आप बताइए, आपके लिए किसी चेंज को जो कि अनपेक्षित हो उसको स्वीकार करने का क्या अर्थ है? अ, अशोक जी, मुझे लगता है कि जो चेंज है वो इनएविटेबल है। मतलब ये एक सूक्ति के तौर पर हम अ, बचपन से पढ़ते आते हैं कि परिवर्तन जो है केवल वही एक शाश्वत चीज़ है। लेकिन इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। आप ये देखिए कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उसके बाद में मिडिल में चले गए, मिडिल से सेकेंडरी में चले गए, फिर कॉलेज में आ गए। तो जब तक हम चेंज को सहजता के साथ लेते हैं, ऑब्जर्व करते हुए, तब तक चेंज ठीक रहता है और वो हमें चेंज भी नहीं लगता है। आप ये देखिए कि एक वक्त था कि हम माँ की गोद से घूमते थे और फिर धीरे धीरे हमें चलाने की कोशिश हुई, हम चले गए। थोड़ी सी रेजिस्टेंस रहती थी क्योंकि गिरते थे तो चोट लगती थी। लेकिन बाद में जीवन में जब जब थोड़ा थोड़ा चेंज आता है तो वो चेंज शुरू के दिनों में आपको लगता है कि थोड़ा दर्द देता है। लेकिन जब तक आप उस चेंज को सहजता के साथ स्वीकार करते चलते हैं तब तक वो चेंज आपको लगता नहीं है। सारे संकट चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी के तब आते हैं जब हम मेंटली रिजिड हो जाते हैं। मतलब आप एक प्रोफेशन में हो, आप देखते होंगे कि लोग पूरी जिंदगी एक ही प्रोफेशन में गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी एक ही शहर में गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी एक ही आइडियोलॉजी में गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी एक ही सोशल कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग, सोसाइटल घेटो, उस सब में गुजार देते हैं। जबकि ये इसलिए होता है क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं खुद को कि हम कहीं ना कहीं जड़वत हो रहे हैं। मैं आपको जी इंटरप्ट कर लूं आपकी जी इजाज़त से? जी जी। तो आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि और जो बात आपने कही उस कैटेगरी में अधिकतर हमारे दर्शक भी शामिल होंगे, बहुत हद तक मैं भी शामिल होऊंगा। हम एक प्रकार के वातावरण के साथ ऐसे कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं जी। कि उसको छोड़ने में हमें डर लगता है। ये हम्म। जो सुरक्षित रहने का भाव है, मुझे लगता है वो भी परिवर्तन को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं एक बाधा बन जाता बाधा है। बनता है। पर ये दूसरा पक्ष है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो आ रहे होते हैं, हम उनको आने नहीं देते हैं, हम अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करते। आप जो बात कर रहे हैं वो और आगे की बात है, जहाँ आप नए वातावरण को अपना रहे हैं उत्साह के साथ में, वो एडवेंचर जिसे कहा हम्म। जाए। इस बात को मैं आपके जीवन की तरफ जोड़ कर देखना चाहता हूँ। आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो पत्रकारिता के लेखन के क्षेत्र में भी व्यावसायिक रूप से सफल रहे हैं। उन्होंने बहुत साक्षात्कार आपने लिए, इत्यादि किताबें लिखी, कविताएं लिखी और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप उसी जी। तन्मयता के साथ जुट गए। हम्म। तो ये जो एक परिवर्तन होता है, हमें लगता है कि एक मनुष्य अमुक प्रकार का है, वो वैसा बना हुआ है, इसको आप नहीं स्वीकार करते? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है, बल्कि मुझे तो अशोक जी ये लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को एक्सपांड करें। आप ये देखिए कि सुरक्षा जो थी वो आदिम मनुष्य की चाहना थी। अगर हम पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को देखें तो वो एक गुफा में रहता था और गुफा उसको बहुत अपनी सी लगती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो हंटिंग एज से बाहर आया और उसने जमीन के टुकड़े पे कब्जा करके खेती करना शुरू किया, तब से उसने ये चाहा कि भाई ये जमीन जो है ये मेरी है, ये खेती मेरी है, ये पशु मेरे हैं। और लैंड होल्डिंग जो है उसने आदमी को बहुत डराया। इसके अपने बहुत सारे मोरल रिपरकेशन भी मनुष्य के साथ हुए, बहुत अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। अच्छे ये हुए कि उसने एग्रीकल्चर करते हुए जब उसके अंदर एक सेंस ऑफ पोजेशन आया
जमीन के टुकड़े पे उसने जब अपना आधिपत्य किया और ये माना कि ये टुकड़ा मेरी जीविका बन जाएगा, मैं इसके ऊपर डिपेंड रह सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ, तो उसने बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाए, सोसाइटी बनाई, कबीले बनाए, राज्य बनाए, देश बनाए, ये सारी चीजें हुई। और निगेटिवली ये हुआ कि उस सेंस ऑफ पोजीशन ने आपके अंदर ग्रीड और लस्ट पैदा कर दी। आप ये देखिए कि उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हर मनुष्य ने अपने तरीके से चैलेंज किया है। बहुत तेजी से आपको कुछ उदाहरण देता हूं मैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो राम के पास थी। उसको सिर्फ अपने पिता से थोड़ा संवाद करके ये कहना था कि नहीं, यू आर डूइंग रॉन्ग, चले गए सहजता से, अपनी 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 सिक्योरिटी के उस खोल से वो बाहर आए। आप कृष्ण को देखिए, उसने सिक्योरिटी कभी मांगी ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली आप देखेंगे या तकनीकी भाषा में बात करें तो राम से आगे का वर्जन हमारी माइथोलॉजी में कृष्ण थे, तो उन्होंने कभी सिक्योरिटी मांगी नहीं। मतलब ही नेवर बिलीव्ड इन किंगशिप और जीतना ये वो नहीं, ही फॉट फॉर जस्टिस। एक बड़ी लड़ाई थी दुनिया में, वो वैल्यूज अपने तरीके से देना चाहते थे तो उन्होंने दी। बहुत तेजी से अगर हम बहुत बाद के अवतारों में आए तो आप बुद्ध को देखिए। बुद्ध अपनी पूरी सोशल सिक्योरिटी को छोड़ के एक रात रवाना हो जाते हैं। ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे, पर्टिकुलरली आप जैसे बुद्ध को देखेंगे जो हमारा रिसेंट पास्ट है, उसने अपनी सोशल सिक्योरिटी को त्यागा, राजा होने के दर्जे को लात लगाई और निकल चले किसी सत्य की खोज में जो उनके पास नहीं था। उन्होंने सत्य को खोजा। आप देखो कि बुद्ध के समकालीन हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि विभिन्न सभ्यताओं में कौन से राजवंश थे, बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे। आप उनमें से किसी राजा का नाम नहीं जानते, लेकिन बुद्धिज्म जो है वो दुनिया में आज अपनी एक ताकत रखता है। मतलब चाइना को एज ए रिलीजियस कंट्री अगर देखें हम, तो बुद्धिज्म वेरी लाउड पावर इन द वर्ल्ड एंड दे आर एक्वायरिंग डे बाय डे हेजेमनी। तो बुद्ध जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। मुझे लगता है कि इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। और जब हमसे पहले वाले लोग जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए, उनको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदे हुए, तो ये मैंने किया। मैंने बहुत सारे पेशे बदले, मैंने हर तरह का जर्नलिज्म किया, ऑडियो जर्नलिज्म किया, वीडियो जर्नलिज्म किया, लिखने की पत्रकारिता की, हिंदी की, अंग्रेजी की, दैनिक की, मासिक पत्रिका की, जुडिशरी की नौकरी की मैंने। फिर उसके अलावा मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया और अब मैं बहुत सारी लोकेशंस पे काम करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे काम करता हूँ। मेरे पास भी मेरे कंफर्ट जोन थे कि मैं एक ऐसे शहर में आता हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है अशोक जी कि वहाँ का आदमी अगर अपने किले को ना देखे तो उसका खाना नहीं पचता है। लेकिन मुझे लगा कि क्या वो किला मेरे साथ नहीं रह सकता क्या, क्योंकि उससे बहुत अलग किस्म का रिश्ता है, हर शहरी का होता है। तो मैं उस किले को लेकर चलता रहा। तो मुझे नहीं पता कि सफलता के मानक पैसों से तय होंगे या पद से तय होंगे, उन सबको छोड़ दिया जाए, लेकिन मुझे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की जो यात्रा है वो बहुत फैसिनेट करती है। विभिन्न भाषाओं के बीच में आप जाते हैं। मैं ये तो जी आपको सुनना एक ऐसे मंत्रमुग्ध कर देता है, ऐसा लगता है आप बोलते चले जाओ, हम सुनते चले जाए। पर मैं सोचता हूँ कुछ और जो जी आसपास के जी स्टेशंस हैं आपकी यात्रा से जुड़े हुए जो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। जैसे आपने कहा ज्ञात से अज्ञात की ओर की यात्रा, और अलग अलग पेशे आपने बदले, कंफर्ट जोन से आप बार बार बाहर निकले, तो ये जो ट्रांजिशन रहता था वो आपके लिए कैसा लगता था? क्योंकि आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा अगर आप हाँ पुराना पेशा छोड़कर नए पेशे में आते हैं, जबकि पहले में आपको एक अमुक तरह की पहचान, आश्वस्ति, स्वीकारोक्ति वो सब मिल चुके होते हैं, तो नए सिरे से अपने को गढ़ने जैसा हो जाता है। और अधिकतर लोग इससे डरते हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मैं उन्हीं लोगों के आसपास अधिक हूँ, आपसे थोड़ा दूर हूँ, पर वैसे मैं अपने मित्र दर्शकों के साथ ये बांटूं कि मेरी और आपकी जो मूल स्थान है वो जोधपुरी है, जिसके किले की बात आप करे थे, कहते हैं कि वहां से दूर हो तो आपका खाना नहीं पचता है। और हमारी मुलाकात 32 बरस के बाद हो रही है, एक
पूरा जीवन व्यतीत होने के बाद में इतने सारे परिवर्तनों को आपने आत्मसात किया, फिर भी मुझे लगता है मैं उसी विनोद विट्ठल से मिल रहा हूँ जी जिसको कि मैं जानता हूँ। जी तो ये जो दो बातें हैं, एक तरफ आप बदलने के लिए तैयार होते हो, एक तरफ आप अपने भीतर के उस, अगर मैं कहूँ, सर्वश्रेष्ठ को या आत्मीयता को वैसे के वैसे सुरक्षित रखते हो। तो इन दोनों में भी कोई ऐसा हाँ खींचतान रहती है? हाँ देखिए, होता क्या है अशोक जी कि अ, हम लोग खुद को एज ए ह्यूमन रेस कम देख पाते हैं। मैं जब मेरे बारे में सोचूंगा तो मैं मेरी ज़िंदगी सोचूंगा कि 1970 से लेके और 2025 तक मैंने क्या किया। मेरा जो बैकव्यू मिरर है उसकी रेंज छोटी है जब हम इंडिविजुअली देखते हैं। लेकिन अगर मैं एज ए होमोसिपियंस सोचता हूँ, खुद के बारे में ह्यूमन रेस के तौर पर सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आदमी के अलावा और किसी भी सृष्टि के जानवर ने अपने को उतना बदला ही नहीं है। देखिए, आप 70,000 साल पहले के आसपास की बात कही जाती है कि हम लोग पृथ्वी पे आए थे और हमारे साथ घोड़ा भी आया था, गधा भी आया, शेर भी आया, हाथी भी आया, जिराफ भी आया, सारे जानवर आए। आज वे तमाम जानवर अपनी मूल स्थिति के आसपास ही है। लेकिन मनुष्य को देखो, उसने अपनी स्थिति को कितना बदला है। और उसने बदला है इसीलिए वो आज शक्तिशाली है, रूलर है और सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में है। एक बहुत बारीक सी बात है कि शेर जो है वो 5,000 साल पहले भी शिकार करता था और उसको शिकार करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती थी अगर वो जंगल में है तो। लेकिन आज ग्लोबली आप देखिए कि आदमी के पास में इतनी चीजें आ गई, चाहे मुद्रा का आविष्कार है, चाहे क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फ्यूचरोलॉजी को लेकर उसकी समझ है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंसेज है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है। ये तमाम चीज़ें ऐसी है कि आज आदमी जो है वो उतने प्रेशर में नहीं है। मतलब आदि मनुष्य भले ही 30,000 साल पहले आप देखोगे तो वो दिन भर भागता था जानवर के पीछे, बाद के वर्षों में इंतजार करता था किसी फल के टूटने का या पकने का। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपके पास में मुद्रा है तो आप 20 साल तक बिना कमाए, बिना श्रम किए जीवित रह सकते हैं। तो ये मनुष्य ने, चूंकि उसने बदलावों को स्वीकार किया और हर बार खुद को एक 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 इनकम्फर्ट जोन में डाला उसने। जैसे मैं बहुत छोटी सी चीज कहता हूं कि आज एक कागज का टुकड़ा है, मेरे पास रुपया है, आपके पास डॉलर है, वो उतना ही बड़ा काम कर सकता है जितना हमारा कोई अपना आदमी कर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जब करेंसी जो है, मुद्रा जो है, वो एस्टेब्लिश हो रही होगी या बार्टर इकोनॉमी से जब दुनिया भर में कागज के किसी टुकड़े को हमने इतनी अथॉरिटी दी होगी कि हम सब उसके ऊपर भरोसा करें। आप उन दिनों के संघर्ष को सोचिए। आप नहीं सोच पाएंगे। मतलब अगर आप पीछे जाके सोचेंगे कि सिक्कों के आविष्कार से भी पहले की बात करें तो बार्टर इकोनॉमी थी 2,500 साल पहले। अब 2,500 साल पहले अचानक अशोक व्यास और विनोद विट्ठल ये सोचते हैं कि नहीं यार, अब मैं गेहूं के बदले में आपसे दही नहीं लूंगा, और अपन एक काम करते हैं कि एक मुद्रा बना देते हैं और उस मुद्रा की इतनी वैल्यू होगी और उस वैल्यू में इतनी इतनी चीजें खरीदी जा सकती है। शुरू के दिनों में आपने कभी डिसोन कर दिया होगा कि नहीं भाई, इस मुद्रा को मैं नहीं मानता, कभी मैंने कर दिया होगा। तो मनुष्य जो है उसकी टोटल ग्रोथ स्टोरी जो है, दैट इज बिहाइंड ओनली द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज। तो मुझे लगता है कि हमें व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हम अपने शहर को छोड़ देते हैं, मोहल्ले को छोड़ देते हैं, भाषाओं को छोड़ देते हैं, कल्चर को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने एक मनुष्य के तौर पर अगर हम ये माने कि हम इस धरती पे 70,000 साल पुराना मैं विनोद विट्ठल हूं, तो मैंने कितने चेंज किए। मतलब तो चेंज की एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये 100% सक्सेसफुल है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हर परिवर्तन अच्छे के लिए नहीं हो रहा होता और हर परिवर्तन मनुष्य को पहले से ज्यादा बेटर एडिशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा होता और ज्यादा भीतरी तौर पे समृद्ध नहीं बना रहा होता, तो मनुष्य आज जहां पर है वहां पर नहीं पहुंच पाता। ये मुझे लगता है। तो चेंज को लेकर मैं इस विराटता में सोचता हूं कि मैं तो 70,000 साल से इसी तरीके से सोचता आया हूं कि मुझे बदलना है, ये चीज है, क्या मैं इसको अलग तरीके से कर सकता हूं। आप देखिए, कोई जानवर नहीं कर पा रहा है। मतलब एक घोड़ा है, वो घोड़ा उसी तरह से चलेगा, उसकी वही लिमिटेशन है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ गया। उसने हमेशा कोशिश की कि जो मेरे पास है उसके बियॉन्ड कुछ हो सकता है क्या।
जब वो जमीन पे चलता था तब उसने सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं ना चलूं फिर भी मैं आगे बढ़ता रहूं, तो उसने शायद पहिए का आविष्कार किया। उससे भी पहले की बात करें तो आदमी भी जानवरों की तरह चार पांवों पे चलता था। लेकिन ये कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा अशोक जी, जब आदमी ने जिस दिन ये सोचा होगा कि यार अब मैं चार पांव पे नहीं चलता हूं, कोशिश करूंगा दो पांव पे चलूं, और आगे के जो दो पांव थे उसको हाथ के रूप में उपयोग उसका शुरू करूं, दुनिया बदल गई होगी। लेकिन उसका संघर्ष रहा होगा उसकी तरफ। तो ये संघर्ष की बात है, और जी। ऐसा अगर कोई मनुष्य बात करते हुए कहता है कि मेरे 70,000 साल, तो आप ये समझ पाते हैं कि वो अपने आप को इस देह यात्रा, इस रूप यात्रा से परे भी देखता स्वीकार करता है, और उसकी सोच में एक धारा है जो अनवरत है, जिसमें यह इस रूप में जन्म लेने तक सीमित नहीं है। ये वाला जो चिंतन है वो भारतीय मनीषा का प्राण भी है। और आप इतना अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जो आपके चिंतन की उर्वरा है, उसकी खुराक जो अन्य लेखक कह दीजिए या हमारे ग्रंथ कह दीजिए, वहां से भी समृद्ध होती है। यदि इसको उत्तर हाँ हो तो कुछ ऐसे आपके पसंदीदा ग्रंथ या पुस्तकों का भी उल्लेख नहीं करें। देखिए, किताब भी जो है ना, ये भी एक एक्सक्लूसिवनेस आदमी के पास है। अगेन मैं कहता, किसी जानवर ने अपने समय को रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्डिंग ऑफ एनीथिंग इज एक्सक्लूसिवनेस विद द ह्यूमंस ओनली, और इसीलिए आदमी आगे बढ़ा। हमने रिकॉर्ड करना जाना, और जब रिकॉर्ड किया तो वो चीज ट्रांसफॉर्म हुई, अगली जनरेशन तक चली गई। और जब आदमी ने विरासत बनाना और विरासत को आगे की पीढ़ी को देना सीखा, तभी उसका विकास संभव हुआ। तो और किताबें जो है ये बहुत बड़ा टूल है। मतलब किताबें दोनों तरह की, लिखित और वाचिक। चूंकि बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं हैं जहाँ का प्राचीन ज्ञान है, हमारे यहाँ वेद तक आप देखिए कि लिखे नहीं गए शुरू में, ये केवल अवतरित हुए या पीढ़ी दर पीढ़ी वाचिक परंपरा में ऋषियों ने इसे संग्रहित किया और संकलित किया। और बहुत बाद में 250 साल के आसपास पहले जो है वो हमने किताबें छापने की तमीज सीखी और किताबों को छापना शुरू किया। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 250 साल में मनुष्य का विकास जो है उसको अगर आप प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में निकालेंगे तो सबसे ज्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि किताब ने जो है वो मनुष्य को बहुत गहनता और व्यापकता दोनों दे दी। तो जब आप मुझसे मेरी किताबों की बात करते हैं तो दो किताबें मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरे भीतर गई। एक तो थी महाभारत और दूसरी थी रामायण। यहां से मैं शुरू करता था, और उसके बाद में बहुत तेजी से जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि पहले अपन सेगमेंट वाइज चलते हैं। तो मैंने वेद पढ़े, 50 के आसपास उपनिषद कंप्लीट किए, काफी पुराण पढ़े, और मैंने कहा कम से कम अपने देश को समझा जाए, उस माइथोलॉजी को समझा जाए। और उसके बाद में मैं चला गया रशियन लिटरेचर की तरफ। तो चेखव, टॉल्स्टॉय, डोस्टोवस्की, वसीली शुक्शिन, तुर्गेनेव, इन सबको पढ़ा। तो ये इंडियन माइथोलॉजी से, कन्वेंशनल वैदिक नॉलेज से जब आप तुरंत कम्युनिज्म की तरफ गए तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की चीज है। तो कम्युनिज्म से मैंने कम्युनिज्म कितना सीखा ये अलग चीज है, लेकिन कम्युनिज्म से मैंने ये जरूर सीखा कि चीजों का इंटरप्रिटेशन और उसकी रिसेंसी में एक रीडर का कितना बड़ा रोल होता है। मैं जब आज महाभारत के बारे में सोचता हूं तो मैं उसकी बहुत बहुत आधुनिक व्याख्या कर सकता हूं। मतलब अगर मुझे कहा जाए कि जीवन क्या है तो मैं कह सकता हूं कि ओटीपी की तरह है। बहुत कम समय है, 10 सेकंड के लिए आप आए हो, आप एक ओटीपी से ज्यादा नहीं है। ये जो हमारे नाशवान होने का आभास जो हमारे सारे दर्शन हमको कराते रहे। आप देखिए कि महाभारत में एक प्रसंग है जहां पे ये कहा जाता है कि यू कांट गो ऑन फैक्ट्री सेटिंग। आप फोन नहीं है कि फैक्ट्री सेटिंग पे जाएंगे तो सारी चीजें नलिफाई हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो फिर मैंने कम्युनिज्म को पढ़ा, और उसके बाद में जब मैं फ्रेंच लिटरेचर की तरफ आया, अमेरिकन लिटरेचर को मैंने पढ़ा, ब्रिटिश राइटर्स को पढ़ा, फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर्स को पढ़ा, तो मुझे लगता है कि किताब जो है वो मेरी उम्र को बढ़ाती है। मतलब मैं अभी 54 साल का हूँ, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई यंत्र नहीं आया है कि आपने जो पढ़ा या जो आपके पठन की अनुभव संपदा है उससे आपकी उम्र की गणना की जा सके। जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं अपन,
अगर वो की जाए तो मुझे लगता है मैं 1000 साल 1500 साल पुराना आदमी हूँ। क्योंकि इतनी सारी किताबों को पढ़ते हुए मेरे भीतर ये लगता है कि मैं बहुत उम्र दराज हो गया हूँ। और अशोक जी, जब मैं बहुत कम उम्र का था, 20-25 साल का था, तब मेरी दोस्ती मेरी उम्र के बड़े लोगों से होती थी। और वो कहते थे कि यार तुम मतलब बहुत युवा लोगों की तरह वैसी बातें नहीं करते हो, तुम थोड़ा ठहर के बात कर पाते हो। तो किताबें जो है वो बहुत हमको समृद्ध करती है। और किताबें जो है उसमें मैं आज भी कहता हूँ अशोक जी की एक सप्ताह में एक के हिसाब से लगभग 50, 52, 55 किताबें मैं अब भी पढ़ता हूँ। ट्रैवल में पढ़ता हूँ, फ्लाइट में पढ़ लेता हूँ, ऑफिस में हर समय मेरी ड्रॉअर में 2-4 किताबें मैं रखता हूँ, घर पे रखता हूँ। और मुझे एक और मज़ेदार चीज़ पता चली कि आप जब खूब पढ़ते हैं तो आप में एक फोटो रीडिंग जैसी तकनीक आती है, आप थोड़ा सा स्पीडली पढ़ पाते हैं। तो इसलिए किताबें जो है ये मेरा पहला प्यार है। और मुझे याद आता है कि अ, अमीर खुसरो ने कहा था कि मेरा मन होता है कि जब मैं मरूं तो मुझे किताबों की चिता पर जलाया जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप उस आदमी की फैंटेसी देखो कि वो कोई आदमी किताबों के बीच मरना चाहता है। हिंदी के मेरे प्रिय संपादक थे राजेंद्र यादव, वो कहते थे कि अगर मैं जिस कमरे में जहाँ भी रुका हूँ वहाँ पर अगर कोई किताब या छपी हुई कोई चीज़, अखबार का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो नहीं है तो मैं सो नहीं पाऊंगा और मुझे बेचैनी हो जाती है। तो किताबें जो है मुझे लगता है कि जीवन में आपके नेविगेटर का काम करती है, आपको हमेशा दिशा दिखाती है, आपको कुछ अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है, आपको भीतर से उदार करती है, एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन लाती है। मतलब मैं नहीं जानता कि पर्व लिखते समय भैरप्पा क्या सोच रहे थे, मैं नहीं जानता कि ययाति लिखते समय क्या सोचा होगा शिवाजी सावंत ने कर्ण को लेकर, मैं नहीं जानता कि जब अन्ना कारेनिना लिखते समय क्या सोच रहे थे कि एक लड़की अपनी बहन के टूटे हुए दाम्पत्य को संभालने के लिए जाती है, खुद प्रेम में पड़ जाती है। तो मनुष्य की सारी विडंबनाएं, मनुष्य की सीमाएं, मनुष्य की अभिशप्तताएं, मनुष्य के बहुत अद्भुत होने के तथ्य जो है ये हमें किताबें समझाती है। हाँ, लेकिन किताबों को पढ़ते समय थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व भी करते रहना है कि नहीं, अगर मैं गलत तरीके से गलत जगह पे गुस्सा कर रहा हूँ तो कहीं मेरे अंदर कुछ ईर्ष्या का एलिमेंट तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझे नहीं करना चाहिए। अरे आप देखो, मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो मुझे अचानक फ्लाबियर की मादाम बावेरी याद आती है कि या नहीं, एक स्त्री जो है वो भले ही 40 साल की है, उसका एक भरा पूरा दाम्पत्य हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसके भीतर के कुछ खाली कोने हो सकते हैं। तो मनुष्य को समझने में, मनुष्य की, क्योंकि आप जितने मनुष्यों से मिलेंगे आपकी एक सीमा है। मैं भी मेरे कार्य के दरमियान रोज 5-7 लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं किताबों को पढ़ता हूँ तो 150 लोगों से रोज मिल लेता हूँ मैं, क्योंकि आपने जिस आंख से मनुष्य को देखा वो भी मेरे पास आ गया। तो मुझे लगता है कि जैसे ईज ऑफ बिजनेस की चीज होती है, वैसे किताबें जो है दैट इज मस्ट फॉर ईज ऑफ लाइफ। वो एक ऐसा चश्मा है जो जिसको लगाने के बाद में आप दुनिया को, खुद को, अपने आसपास की चीजों को, अपने रिश्तों को, अपने लक्ष्यों को, अपने मन को, अपने आत्म को इवन बहुत बेहतरी से देख पाते हैं। विरोधी के साथ बैठना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। सहजता और सघनता दोनों साथ साथ जिस मनुष्य में शब्द के साथ के प्रेम को लेकर इस तरह से प्रभावित होते हैं, वो हमें संस्कारित अचेतन में हमारी कुछ ऐसी चीजें छोड़ देता है कि वो हमें समृद्ध कर रहा होता है। विषय इतना विस्तार मांगता है कि इस पर और चर्चा कभी करेंगे। पर समापन की तरफ बढ़ते हुए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल और जो हम बीच में करेंसी की बात कर रहे थे, बिटकॉइन का जमाना आने लगा है, और तो ये जो एक हमारी ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो हम पुस्तकों के माध्यम से भी प्राप्त करते रहे, और अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ये कितनी छेड़खानी कर सकती है मनुष्य की विकास यात्रा में। आप इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं या एक अतिरिक्त चुनौती की तरह देखते हैं कि हमें अपने मार्ग को और अधिक सुरक्षित रखना होगा ताकि हम सचमुच विकसित हो सकें और उस पर ही निर्भर न रह जाए? अशोक जी, बिल्कुल सही बात है। और आप यूं समझें इसको कि जब तकनीक आई, बहुत तेजी से अपन आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर, कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े बड़े कल कारखाने लगे और ये माना जाना लगा कि बड़े कारखाने जो है वो उत्पादकता को बढ़ाते हैं। उसके बाद में और आगे आ गए हम, वर्ल्ड वार हुए तो दुनिया ने
युद्ध के दरमियान सबसे ज़्यादा तकनीकें बनाई। तकनीकें निश्चित रूप से युद्ध के लिए थी, लेकिन ये माना गया कि वो तकनीकें जो हैं वो युद्ध के बाद भी काम आनी चाहिए। आप देखिए कि 1940 से लेके और 50 के आसपास, इस एक दशक में बहुत बड़े आविष्कार हुए, लेकिन ये तमाम आविष्कार वो थे जिनको मनुष्य ने आविष्कृत किया और जिसका कंट्रोल मनुष्य के ऊपर था। एआई से मैं बहुत डरा हुआ हूं, और वो इसलिए डरा हुआ हूं कि एआई मनुष्य ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है जिसको मनुष्य रूल नहीं कर रहा है। अब तक तो हमारी तमाम तकनीकें ऐसी रही कि जिसको मनुष्य ने रूल किया, मैं रूल कर रहा था उसको, लेकिन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बल्कि मुझे टेक्नोलॉजी शब्द गलत लगता है, मुझे लगता है कि एआई के रूप में हमने एक ऐसी डोमिनेंस क्रिएट की है, एक ऐसा वर्चस्व क्रिएट किया है जो इतना ऑटोनोमस है कि वो मनुष्य की रीस से बाहर है। अब सिर्फ ये कह देना कि एआई आपको बहुत सारी ट्रैफिक मैनेज करने में हेल्प करती है, बड़े शहरों में दुनिया के शंघाई एआई के ट्रैफिकिंग से चलता है, ये बहुत छोटे इसके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एआई इतनी भीषणता से हम मनुष्यों के ऊपर रूल करेगा कि एआई कहेगा कि आपकी आंख अप्रासंगिक है, मेरी आंख से देखो, मेरे कान से सुनो और मेरी जबान से बोलो। और यहीं से मनुष्य जो है वो एक नई गुलामी की तरफ जाएगा। और ये गुलामी जो है वो मुझे लगता है कि अगर एआई को लेकर, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया एक मंच पे आ गया है, अगर एआई को लेकर दुनिया एक मंच पर नहीं आई और इसको कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, या जैसे हम डिसआर्मेंट करते हैं वैसे एआई को एआईमेंट अगर हमने नहीं किया, तो मुझे लगता है कि हमारी स्पीसी जो है, हमारी जो प्रजाति है, मनुष्यों की प्रजाति, वो डायनासोर किन कारणों से खत्म हुए होंगे वो एक अलग इतिहास है, लेकिन मनुष्य खत्म हो सकता है क्योंकि ये पहली टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिएटर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इट इज ए कंट्रोल लेस टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबली वी शुड थिंक अबाउट इट, एंड इट इज ए ग्रेट कंसर्न फॉर मी एज ए ह्यूमन दैट someday it can kill my coming generations, it will uproot me, it will snatch the employment of all coming Vinod Vittals. So इससे डरे जाने की जरूरत है। तो विनोद जी, जो कि वैसे प्रारंभ में बात परिवर्तन को स्वीकारने की साहस के साथ कर रहे थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं भय महसूस करते हैं, पर इसका जो निराकरण है उसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है, जैसा उन्होंने कहा। वैसे भी विश्व के नेता भी सामूहिक रूप से बैठकर इसके बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आने वाला समय या के साथ हमारे विश्व को क्या स्वरूप देता है। पर फिलहाल विनोद विट्ठल जी के साथ बैठना एक आनंद के साथ साथ संस्कारित शब्द मैंने प्रयोग किया और बौद्धिक स्तर पर भी समृद्ध होने का एक विशेष हेतु बना है। आपका बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार।